हेलो। ओके, किसी स्टूडेंट ने किया वो न्यूमेरिकल? सर 0.6 आंसर आया था उसका। 0.6। 6। ठीक है। ओके ओके रजय, तो और किसी ने किया? एनीवन? एनीवन? किसी ने नहीं किया ट्राई? सर 0.64 आ रहा है। चलो 0.64 इज अ राइट आंसर। ठीक है जी, वो करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ट्रिपल एम में लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था लेक्चर? सर यही न्यूमेरिकल कर रहे थे। न्यूमेरिकल कर रहे थे। ट्रिपल एम का पूछ रहा हूँ, ट्रिपल एम में कौन सा न्यूमेरिकल किया हमने? हमारा जो सब्जेक्ट है दैट उससे पहले इंसुलेटर। सर इंसुलेटर के बारे में सर आप बता रहे थे। देखो हमने जो, हाँ हमने जो टॉपिक किया था, इंसुलेटर का डेफिनेशन आपने लिखवाया था। हेलो सर इंसुलेटर का डेफिनेशन हमने किया था। नहीं एक्चुअली हमने जो भी मटेरियल डिस्कस किए थे दैट इज कंडक्टिंग मटेरियल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इनका हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा था हमने, हमें क्या पता लगा था जो कंडक्टर हैं, जो भी कंडक्टर हैं कॉपर और एल्यूमिनियम, इनके जो लास्ट वाला जो ऑर्बिट है यहाँ पे हमें क्या मिले थे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल से। जो हमारे सेमीकंडक्टर थे, में मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स थे हाँ पार्शियली। हाँ पार्शली फिल्ड थे। इनके लास्ट सेल में हमारा ये भी हाफ फील्ड था, सॉरी पार्शली फील्ड। पार्शली फील्ड था। और इंसुलेटर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट था। हाँ कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिट, ये हमने देखा था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमारे कंडक्टर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करते, इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है तब जाके कंडक्ट करते हैं, या टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। इंसुलेटर है जो कभी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो हमने लास्ट लेक्चर में पहले, इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर किया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इनकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, इनमें इलेक्ट्रॉन्स देखे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, दैट इज एनर्जी लेवल। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए एनर्जी लेवल। व्हाट आर द एनर्जी लेवल?
एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या होते हैं, लिखिए। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, कोई भी मान लो नंबर वन, जो नंबर वन ऑर्बिट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये जो ऑर्बिट है। सर आवाज नहीं क्लियर आ रही थोड़ी। रजे आवाज का क्या करें, तो आपका थोड़ा नेटवर्क, और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक है, वाईफाई भी ऑन है, सब ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ओके सर। ठीक है, हाँ आ गया अब। सर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसी ऑर्बिट में अपना रिवॉल्व करेगा। सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं हम, एक एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी मैनर में, इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन द परमिटेड ऑर्बिट्स एंड नॉट इन इंटरमीडिएट ऑर्बिट्स। जैसे ये ऑर्बिट नंबर 2 है, यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 2 है, 2 वाले 2 में रिवॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, 1 वाले 1 में। ऐसा नहीं है कि बीच में भी कहीं पे ये रिवॉल्व करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। ये अपना एक जो इनको अलाउ किया गया, जो ऑर्बिटल में ये है उसी में ही रिवॉल्व करेंगे। इंटरमीडिएट यानी कि बीच का कोई ऑर्बिट है वहां पे रिवॉल्व नहीं करेंगे। इनका एनर्जी है जो फिक्स एनर्जी है, फिक्स एनर्जी है। तो जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है, फॉर एग्जांपल यहाँ जो ऑर्बिट नंबर 1 में है, इसकी एनर्जी मान लेते हैं x है, इसकी भी x होगी। ये एनर्जी वाले सिर्फ इसी ऑर्बिट में रोटेट करेंगे। यहाँ पे एनर्जी है हमारी x1, इसकी x1। ये जो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑर्बिट नंबर 2 में ही रिवॉल्व करेंगे। जो इनकी एनर्जी है अपनी प्रॉपर फिक्स, उसी ही ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करेंगे। तो जिस ऑर्बिट में ये घूम रहे हैं, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नंबर 1 ऑर्बिट वाली एनर्जी के हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नंबर 2 वाली एनर्जी के, नंबर 2 ऑर्बिट की एनर्जी लेवल है इनके पास, तो इसीलिए नंबर 2 पे है। जिनके पास एनर्जी होगा हमारा जो ऑर्बिट नंबर 3 है, जिनके पास इतनी एनर्जी है कि ऑर्बिट नंबर 3 में घूमेंगे, तो वो हमेशा 3 में ही रोटेट करेंगे। तो इनको हम क्या कह देते हैं, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल एक लाइन लिख लीजिए, इससे रिलेटेड लिख लीजिए। एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन द, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन द परमिटेड, परमिट मिला हुआ है उनको, मतलब जैसे परमिटेड, एक अलाउ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन द परमिटेड ऑर्बिट्स नॉट इन एनी इंटरमीडिएट ऑर्बिट्स, thus all the radii between R1, R2 and between R2, R3 R, मैं इसको समझाता हूं क्या कह रहा हूं मैं। फॉरबिडन, राजू नौहर में ढुका थे ना, ईच, नौहर में। राजे माइक बंद करिए अपना। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी आपको मैं समझा रहा हूं ये बंदा क्या कह रहा है हमको। इतना लिख लिया आप लोगों ने, तो मुझे एक डायग्राम बनाना है। यस सर, लिख लिया। Electron can revolve in the permitted orbits and not in any intermediate orbits. Thus, all
between R1 R2 and between R2 and R3 are forbidden. Each orbit has fixed amount of energy. तो मैं इसको रब कर रहा हूं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, यहां से हम देख लेते हैं क्या इस डेफिनेशन में कहा गया है। तो सबसे पहले तो हमें पता है एटम की जो कंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी, सबसे सेंटर में ये कौन सा पार्ट होता है, न्यूक्लियस। ओके, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है राजे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने होते हैं? जितना एटॉमिक नंबर है। तो उसके बाद दिस इज ऑर्बिट नंबर 1। हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हमारा ऑर्बिट नंबर 1 है, दिस इज ऑर्बिट नंबर 1। और इसी तरह हमारा ऑर्बिट नंबर 2 होता है, ऑर्बिट नंबर 3 होता है, 1 2 3। तो यहां से न्यूक्लियस के सेंटर से इसका जो रेडियस है दैट इज R1, और सेकंड वाले का है दैट इज R2, और थर्ड वाले का यहां से जो क्या रेडियस है R3। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई जो जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है वो इतनी है कि वो पहले इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, तो वो जो रिवॉल्व करेंगे कितने पे करेंगे? न्यूक्लियस और R1। न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस होगा? R1। यहां पे रोटेट करते रहेंगे। दूसरी शेल एनर्जी वाले दूसरे ऑर्बिट है, जो दूसरा ऑर्बिट है उसकी जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उस एनर्जी वाले यहां पे रिवॉल्व करेंगे। यहां इसका रेडियस क्या है? R2। तीसरे ऑर्बिट की जो एनर्जी है उतनी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑर्बिट नंबर 3 में करेंगे, दैट इज R3। ये कह रहा है कि R1 और R2 के बीच, यहां तक है R1 और यहां तक है R2, इनके बीच कोई भी इंटरमीडिएट ऑर्बिट नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। या तो R1 पे करेगा या R2 पे करेगा रोटेट, या R3 पे, लेकिन बीच में कहीं नहीं करेगा। तो ये जो हमारा ऑर्बिट नंबर 1 है, दिस इज एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल नंबर 2, एनर्जी लेवल नंबर 3। तो अपनी अपनी फिक्स एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स की, ये वही वही रोटेट करते हैं। इसको हम एक और तरीके से भी समझा सकते हैं। लिखिए, यहां पे लिखिए, एक लाइन लिख लीजिए इसके बाद, द एनर्जी लेवल obtainable the energy level of different orbits obtainable छोड़ो, the energy level of different orbit can be shown by horizontal lines, can be shown by horizontal lines as shown in the diagram। इसको डायग्राम नंबर 1 बना लीजिए, as shown in the diagram नंबर 2। ये अगर हमारा 1 है, अभी मैं डायग्राम नंबर 2 बनाऊंगा, as shown in the diagram नंबर 2। सो ये जो एनर्जी लेवल है इनको मैं अभी हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। ये डायग्राम बना लिया राजे आपने? यस सर बना लिया। अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर नहीं आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो डायग्राम का, अपने मोबाइल से आप जो डायग्राम बना हुआ है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। इसको मैं रब कर रहा हूं। ओके सर। ओके, तो इसको मैं अब हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं इसी डायग्राम को। ये जो हमारा एटम की स्ट्रक्चर है इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं ऐसे। फॉर एग्जांपल ये रहा, दिस इज एज ऑफ NuCleus, एज ऑफ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिट नंबर कहां पे है? ऑर्बिट नंबर 1 कितने डिस्टेंस पे है राजे?
रेडियस R1। तो ये R1 फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक है। दूसरा ऑर्बिट कहां पे है? R2 R2। ये हमारा कौन सा हो गया? सेकंड एनर्जी लेवल। हाँ, सेकंड एनर्जी लेवल, ओके। और ये हमारा R3 R3 पे है। ये कौन सा है? थर्ड एनर्जी लेवल। थर्ड एनर्जी लेवल, ये मैं बताना चाह रहा था। सो ठीक है जी, एज शॉन इन डायग्राम, ये हमारा डायग्राम नंबर 2 है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से R1 के, न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है? R1। रजे माइक ऑफ रखिए, रजे माइक ऑफ। बबलू, बबलू नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। यहां पे मेरे पास डबल साउंड आती है। सो इस तरह से ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी है, जो मान लेते हैं फर्स्ट, फॉर एग्जांपल यहां पे रिवॉल्व करने के लिए एक्स एनर्जी चाहिए, जिनके पास इतनी एनर्जी है तो वो इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। जिनके पास यहाँ के लिए वाई चाहिए तो इसी में रिवॉल्व करेंगे, यहाँ के लिए जेड एनर्जी चाहिए तो वो इसी में रिवॉल्व करेंगे, लेकिन इनके बिटवीन, इनके बीच में नहीं रिवॉल्व करेंगे। सो दीज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। सो दीज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, ठीक है जी। यहां पे एक लाइन ऐड कर लीजिए, एनर्जी लेवल इज जस्ट, एनर्जी लेवल इज जस्ट, एनर्जी लेवल इज जस्ट another way of representing, another way of representing the orbital radius, representing the orbital radius, ओके। तो ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ये सिर्फ हम ना एक एटम की बात कर रहे हैं, ओनली वन एटम। अगर दो एटम कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सेम मटेरियल की दो एटम को कंबाइन करिए तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है जी। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनके क्या बनता है? कंपाउंड बन जाता है। हाँ, एलिमेंट, एलिमेंट, छोटे छोटे एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल से हमारा सब एलिमेंट बन जाता है या सब्सटेंस बनता है, ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। तो अभी तक तो एक एटम की बात कर रहे थे, अब एक सॉलिड की करेंगे बात। सॉलिड में तो बहुत सारी एटम्स होती हैं, एक एटम नहीं होती। तो लिखिए एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, एनर्जी बैंड, ये टॉपिक है अपना नेक्स्ट। एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, एनर्जी बैंड इन सॉलिड लिखिए। सो वी हैव डिस्कस्ड, अभी तक जो हमने डिस्कस करा है, सो वी हैव डिस्कस्ड अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक एक एटम की बात करी है अभी हमने। वी हैव डिस्कस्ड, डिस्कस्ड मतलब कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, a system of electrons in one isolated atom। एक एटम में हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉन्स कैसे, किस मैनर में होते हैं, ठीक है जी। सो वी हैव डिस्कस्ड अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन आइसोलेटेड मतलब सिर्फ अकेली एटम, आइसोलेटेड एटम। तो अब सॉलिड में क्या होता है? बट
जब हमारा सॉलिड का बाद आता है, ठीक है, बट व्हेन एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर, सॉलिड में तो हमारी एटम्स बहुत ही नजदीक होती है ना, एक एटम दूसरी से नजदीक होती है। तो यहां पे देखिए, मान लो एक ये एटम है और ये एक एटम है अपनी, ठीक है, सेम मटेरियल किया, इन दोनों को, सॉलिड में तो ये नजदीक होंगी, इनका बॉन्ड होगा, तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो ये मॉलिक्यूल बन गया। तो ऐसे में क्या होता है, जो इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट करेंगे। एक एटम दूसरी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट करेगी, मतलब एक एटम दूसरी एटम को इफेक्ट करेगी। तो आप ये लाइन लिख लीजिए, बट व्हेन एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर, बट व्हेन एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर in solids, the electrons come, but when atoms are brought, लेकर जाते हैं हम, जब एटम को सॉलिड में एक दूसरे के करीब ले जाया जाता है, जब सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो एक एटम दूसरी एटम के बहुत नजदीक होती है, दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल से बनके आपका एक सॉलिड बनता है, ठीक है जी, सब्सटेंस बनता है, सॉलिड की बात करें। बट व्हेन एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर as in solids, the electrons come under influence होता है प्रभाव, इफेक्ट, influence of force, सर इलेक्ट्रॉन कम होने के बाद इलेक्ट्रॉन कम अंडर द इफेक्ट, इन्फ्लुएंस छोड़ो, इफेक्ट लिख लो, अंडर द इफेक्ट, एक अंडर द इफेक्ट, गुरकीरत है भाई अच्छे? यस सर। ओके गुरकीरत, तुसी अपना ना स्क्रीनशॉट मैं भी ले लेना, तुसी भी ले लिया करो। हाँ जी हाँ जी। Okay. The electrons come under the influence of force from other atoms. Under these condition, energy level under these condition, the energy level that may be occupied by electrons merge into bands of energy level, ये क्या कह रहा है भाई? देखिए, ये एक अलग एटम है तो इसके ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये एक एटम है, इसके ये एनर्जी लेवल है। अभी ये दोनों एटम अलग अलग है, ठीक है, ये आइसोलेटेड मतलब एक अलग एटम है, दिस इज आल्सो आइसोलेटेड एटम। लेकिन जब एक सॉलिड में एक दूसरे के पास होती हैं, जो ये हमारा देखो, ये वाले जो पहले दो या फर्स्ट टू जो भी कोई एटम है, ये मान लेते हैं जैसे एल्युमिनियम ले लो, तो पहले दो ये फील्ड है, ये भी पहले दो फील्ड है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाले जो ऑर्बिट है, ये फील्ड नहीं है, ये क्या हो जाते हैं, ये जो बैंड है एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि एक एटम दूसरी के साथ जा रही है, इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, मर्ज। तो फिर ये एनर्जी लेवल को हम क्या बोल देते हैं, बैंड बोल देते हैं, कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरी एटम में एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, तो एनर्जी लेवल की जगह उसको हम क्या बोलेंगे, बैंड बोल देंगे, दैट इज एनर्जी बैंड।
एनर्जी बैंड एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी। तो लिख लीजिए इसका भी, लिखिए कहां तक लिखवाया था मैंने, मर्ज इनटू बैंड्स ऑफ एनर्जी लेवल within any given material, within any given material, within any given material there are two different, दो तरह के बैंड बनते हैं हमारे, दो बैंड हम मेन कंसीडर करते हैं। there are two different energy band, there are two different energy band in which electrons may exist, दो बैंड बनते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मर्ज हो सकते हैं, in which electrons exist, that is valence band and conduction band. Valence band and conduction band, these two bands are separated by, these two bands are separated by energy gap in which no electron exist, no electron exist. So ये क्या कह रहा है कि जब तो एक अकेली एटम है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने अपने एनर्जी लेवल पे रहेंगे, जब दो एटम्स कंबाइन हो जाती हैं तो इनके जो एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, सेम एनर्जी वाले। तो जब मर्ज हो जाते हैं वो एनर्जी लेवल्स हैं, उनको ये क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। तो इस तरह के दो बैंड हो सकते हैं, नंबर वन इज बैलेंस बैंड एंड सेकंड इज कंडक्शन बैंड। तो हियर दिस इज योर बैलेंस बैंड, यहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जब एटम कंबाइन होंगे, एंड हियर दिस इज कंडक्शन बैंड। तो दोनों बैंड के बीच में जो गैप है ये हमारा क्या है, दैट इज एनर्जी गैप, that is denoted by Eg. Both bands separated by energy gap. एनर्जी गैप, यहां पे भी अपना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो गुरकीरत, सर। राजे आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके ओके। तो इस तरह से जब दो एटम कंबाइंड हो जाती हैं तो यहाँ पे हमारे ये जो बैंड फॉर्मेशन होती है, तो दो तरह के बैंड होते हैं, दैट इज बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब हमने ये देखना है कि बैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, और दोनों के बीच में सेपरेशन होता है किसके द्वारा, एनर्जी गैप। इस एनर्जी गैप को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहाँ पे आपका कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स आपके मर्ज होकर दो एटम्स के बैलेंस बैंड में होंगे या उसके बाद ये कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। ठीक है जी। नाउ अब होता क्या है, अगर हमारे पास इतनी एनर्जी है कि हम इलेक्ट्रॉन्स, जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, उसको इतनी एनर्जी दें कि वो एनर्जी गैप जंप करके जो है यहां पे कंडक्शन बैंड में आ जाए इलेक्ट्रॉन्स, यहां से इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी दें यहां पे आ जाए
वो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, आप इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दो, ये जो गैप है, फॉर एग्जांपल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, फॉर एग्जांपल, इसको मैं क्या करता हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता हूं, ये जंप करके कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, यहां पे। तो अगर कंडक्शन बैंड में आ गया तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनेगा एक एटम में, एक सॉलिड में। फॉर एग्जांपल कोई कंडक्टर है, कॉपर या एल्यूमिनियम की बात कर लो, तो यहां से जो बैलेंस बैंड से थोड़ी सी यहां पे हम इसको क्या देंगे, एनर्जी देने पे, इतनी एनर्जी देने पे, इसको कुछ एनर्जी देते हैं बाहर से एक्सटर्नल, वो इस गैप को जंप करके कहां जाता है, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो जिम्मेवार बनता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का। दिस इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कंडक्शन बैंड में है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉलिड, इन अ मेटल, इन अ कंडक्टर। तो इस तरह से ये एनर्जी बैंड होते हैं सॉलिड में। अब हमने ये एनर्जी बैंड है, ये अलग अलग देखने हैं, इंसुलेटर का अलग से देखना है, कंडक्टर के अलग से देखने हैं, और सेमीकंडक्टर का अलग से देखना है कि हमें कितनी कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि जो हमारे वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएं। जिसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी वो आपका कंडक्टर है। मान लो थोड़ी सी एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आ गया, बहुत ही थोड़ी एनर्जी देने पे, वो क्या है, कंडक्टर। तो दूसरा मान लेते हैं, मैंने बहुत सारी एनर्जी दी, यहाँ पे काफी एनर्जी मुझे देनी पड़ी, फिर जाके ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप हुआ, वो हमारा कौन सा है, सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर में क्या होगा, ये जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इंसुलेटर के केस में जो बैलेंस बैंड होता है वो हमारा कंप्लीटली फील्ड होता है, वहां पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्मली अटैच होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो मेरा कहने का जो मतलब था, सबसे पहले हमने एनर्जी लेवल देखा, एनर्जी लेवल सिंगल एटम का, तो वहां पे वो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल जो हमारे हैं उनके अकॉर्डिंग एक जो इलेक्ट्रॉन है अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, वो दूसरे में नहीं जाएगा, अगर उनकी एनर्जी जो है फिक्स होती है एक ऑर्बिट की। तो वो जो एक ऑर्बिट है हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया, सबसे पहले एज ऑफ द न्यूक्लियस, फिर नंबर 1 ऑर्बिटर, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है जी। लेकिन जब दोनों एटम्स को हमने कंबाइन कर दिया तो वहां पे जो बैंड बनते हैं, वहां पे जो सेम एनर्जी लेवल के हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बैलेंस बैंड वाले हैं वो मर्ज हो जाएंगे, जो बैलेंस बैंड वाले हैं वो सारे बैलेंस बैंड में हो जाएंगे एक में, दो एटम्स के। अगर कंडक्शन बैंड में है तो वो कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। तो दो तरह के बैंड फॉर्म होते हैं वहां पे, वन इज बैलेंस बैंड, अनदर इज कंडक्शन बैंड, और दोनों के बीच में एक गैप होता है दैट इज गिवन बाय ईजी, एनर्जी गैप। इसका दूसरा नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन का क्या मतलब होता है, कोई बच्चा बताएगा, व्हाट इज फॉरबिडन? फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन शब्द का क्या मतलब होता है, व्हाट इज फॉरबिडन? हाँ जी, वहां जाना मना होता है। हाँ, वहां जाना मना होता है। तो इस गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, या तो बैलेंस बैंड में होगा या बैलेंस बैंड से आप इतनी एनर्जी देते हो जंप करके कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। अगर कंडक्शन बैंड में हमारा इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो वो कंडक्टर है, वो कंडक्ट करेगा। अगर बैलेंस बैंड में ही रहता है, कंडक्शन में नहीं जाता, तो वो हमारा इंसुलेटर है। अगर तो इन दोनों बहुत इजीली चला जाता है, वो कंडक्टर है। तो अब हम ये 1 बाय 1 पहले कंडक्टर या इंसुलेटर और तीन चीजों के डिस्कस करने हैं, ये बैंड, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो जितना मैंने बोला है उसकी जो मैंने बोला है वो 2 लाइन आप लिख लो अगर लिख सकते हो। यहाँ पे जो मैंने बोला है यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 लाइन ऐड कर लो राजे, अगर कर सकते हो। राजे क्लास खत्म होने को आ रही है, बच्चे अब भी एडमिट कर रहे हैं, इनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी जो लेट आए हैं। लिखिए इस डायग्राम के बाद, अगर आपके पास कॉपी पेन है,
पार्थ मेहता, पार्थ मेहता। हाँ जी, स्पीकर को अनम्यूट करिए पार्थ मेहता, नहीं तो आपको एब्सेंट ही माना जाएगा। यस सर। हाँ, अपनी वीडियो ऑन करो, दिखाइए कॉपी पेन है आपके पास? यस सर। वीडियो ऑन करो। ये दिखाइए, एनर्जी बैंड दिखाइए, कहाँ पे बनाया आपने बैंड गैप? ये आगे आपका हाथ आ गया वीडियो के आगे। हाँ जी पार्थ। यस सर। हाँ जी राजे, वीडियो दिखाइए, एनर्जी बैंड कहाँ बनाया है आपने, या स्क्रीनशॉट कहाँ लिया आपने? दिखा रहा हूँ। कॉपी पेन है ना आपको? शॉट सर आपको कैसे दिखाऊंगा मैं? ठीक है, ओके। यस सर, ये रहा ओके, सारा कुछ। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, ओके ओके। चलो, अगर किसी के पास कॉपी पेन ना हुआ, मुझे नहीं दिखा, तो उसको एब्सेंट कर दूंगा मैं। राजे जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, ठीक है। अच्छी बात है, आपको दिसंबर में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कभी ये पता लगा सेकंड सेमेस्टर भी देना पड़ गया और थर्ड भी देना पड़ गया, क्योंकि अभी तक इन्फॉर्मेशन वही है कि हम सेकंड भी ले सकते हैं, थर्ड भी। चलिए आगे चलिए, एक लाइन ऐड कर लीजिए जहां पे मैंने छोड़ा। लिखिए, इफ अ सफिशिएंट if a sufficient if a sufficient amount of energy given to if a sufficient amount of energy given to electron given electron in the valence band, ये कह रहा है कि अगर बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको इतनी एनर्जी दे दे सफिशिएंट कि यहां से वो कंडक्शन बैंड में चले जाए। सर आवाज होनी बंद होगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक म्यूट हो गया, म्यूट हो गया सर आपका माइक। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर जी, आवाज नहीं आ रहा आपको? सर आपका माइक म्यूट हो गया। हेलो सर, हेलो हेलो।